कहानी की शुरुआत होती है टेस नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो एक बहुत ही वीरान घर के सामने अपनी गाड़ी को रोक देती है। दरअसल अगले दिन उसका एक बहुत ही जरूरी और बड़ा जॉब इंटरव्यू होता है, जिसके लिए वो इस अनजान शहर में आई है। इसलिए उसने इंटरनेट के जरिए एक छोटा सा मिड कॉन्टिनेंट घर बुक किया है। अब टेस अपना सामान लेकर उस घर के दरवाजे के पास आती है और यहाँ उसने जिस वेबसाइट से ये घर किराए पर लिया था, वो उस वेबसाइट से दरवाजे का पासवर्ड लेकर घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। लेकिन पासवर्ड डालने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वो परेशान होकर उस घर के मालिक को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब काफी रात हो चुकी थी और ऊपर से तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए टेस वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक उस सुनसान घर के अंदर की लाइट जलती है। ये देखकर टेस हैरान हो जाती है और वो वापस उस घर के दरवाजे के पास आकर डोरबेल बजाती है। कुछ देर बाद मार्टिन नाम के आदमी ने दरवाजा खोला और उसने टेस से पूछा कि इतनी आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर टेस उसे कहती है कि मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये घर मेरा है और मैंने इसे एक ऑनलाइन रेंटल सर्विस से किराए पर लिया है। इस पर मार्टिन हैरान होकर कहता है कि ये घर तो उसने पहले से ही एक दूसरे ऐप के जरिए बुक कर रखा है और वो पिछले कुछ घंटों से इसी घर के अंदर रह रहा है। तब दोनों को एहसास होता है कि रेंटल कंपनी की लापरवाही की वजह से यह घर डबल बुक हो चुका है। अब इतनी रात को इस मूसलाधार बारिश के बीच टेस आखिर कहां जाएगी। इसलिए मार्टिन एक भले इंसान की तरह व्यवहार करते हुए टेस से कहता है कि आधी रात हो चुकी है और बाहर तेज बारिश भी हो रही है, इसलिए बेहतर होगा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। टेस को भी उसकी बात ठीक लगती है और वो आज रात यहीं गुजारने का फैसला करती है। लेकिन टेस को उस आदमी के इतने अच्छे व्यवहार पर कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा था। मार्टिन को भी ये भांपते देर नहीं लगती कि टेस को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसे विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैं यहाँ बाहर सोफे पर सो जाऊंगा और तुम अंदर जाकर मेरे कमरे में आराम कर सकती हो। टेस को भी सोने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, इसलिए वो मान जाती है। इसके बाद वो कमरे के अंदर जाती है और दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक करके सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद टेस की आंख एक अजीब आवाज से खुलती है। तभी टेस देखती है कि उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल चुका है। ये देखकर वो दबे पांव डरते डरते बेडरूम से बाहर लिविंग रूम की तरफ आती है। वहाँ वो देखती है कि मार्टिन सोफे पर लेटा हुआ है। ये देखकर टेस मार्टिन को जगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे रूम का दरवाजा खोला, जिस पर मार्टिन ने जवाब दिया कि मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। ये सुनकर टेस वापस अपने कमरे में आई और इस बार दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सो गई। फिर अगली सुबह जब टेसिस की आंख खुलती है तो बाहर का मौसम बिल्कुल साफ हो चुका होता है। मार्टिन अभी भी सोफे पर गहरी नींद में सोया हुआ होता है। टेसिस को अपने इंटरव्यू के लिए निकलना था, इसलिए वो तैयार होकर जैसे ही घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखती है, वो दंग रह जाती है, क्योंकि आसपास के जितने भी घर थे वो सब टूटे फूटे, जले हुए और खंडहर बन चुके थे। लेकिन टेस किसी तरह इस डरावने इलाके को नजरअंदाज कर अपने जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है। उसका इंटरव्यू एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर के साथ होता है, जो काफी अच्छा जाता है। लेकिन बातचीत के दौरान जब वो महिला इंटरव्यूअर सुनती है कि टेस बारबरी स्ट्रीट के एक रेंटल घर में रुकी हुई है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बहुत गंभीर होकर टेसिस को चेतावनी देती है कि वो इलाका इस पूरे शहर का सबसे खतरनाक और बदनाम इलाका है, इसलिए टेसिस को अपनी जान प्यारी है तो उसे उस घर से अपना सामान लेकर तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। महिला की ये खौफनाक चेतावनी सुनकर टेस बुरी तरह डर जाती है। वो बिना वक्त गवाए तुरंत वापस उस घर की तरफ दौड़ती है ताकि अपना सामान उठाए और वहां से हमेशा के लिए निकल जाए। अब जब वो घर पहुंचती है तो मार्टिन वहां मौजूद नहीं होता, लेकिन वो इस बात को साइड में रखती है और अपना सामान समेटने लगती है। तभी वो सोचती है कि जाने से पहले क्यों ना वो अपने कुछ गंदे कपड़े नीचे बेसमेंट में बने लॉन्ड्री रूम में धो ले, क्योंकि आगे का सफर लंबा हो सकता है। इसलिए टेस बिना कुछ सोचे समझे बेसमेंट की अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। वो कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालती है, लेकिन तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर टेस चौंक जाती है और तेजी से सीढ़ियों पर दौड़ते हुए ऊपर आती है। वो दरवाजे के हैंडल को पकड़कर पूरी ताकत से घुमाने लगती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। अब टेस के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो अपने फोन की टॉर्च जलाती है और उस अंधेरी बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। तभी टॉर्च की रोशनी में बेसमेंट की एक अजीब सी दीवार पर उसकी नजर पड़ती है। वहां दीवार के एक कोने में एक अजीब सी रस्सी लटकी हुई थी। टेस डरते डरते उस रस्सी के पास जाती है और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। रस्सी खींचते ही एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज होती है और उसके सामने एक छिपा हुआ सीक्रेट रास्ता खुल जाता है, जिसके अंदर एक गहरा और लंबा गलियारा दिखाई दे रहा था। ये देखकर टेस का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन खुद को बचाने और बाहर निकलने की उम्मीद में वो अपने फोन की लाइट चमकाते हुए उस सीक्रेट रास्ते के अंदर पहला कदम रखती है। अब डरते हुए वो आगे बढ़ने लगी और वहां उसने देखा कि अंदर एक दूसरा रूम है। इस रूम का दरवाजा खोलने पर उसे अंदर एक गंदा बेड और एक पुराना वीडियो कैमरा दिखा। रूम को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की यहाँ पर वीडियो शूट की जाती हो।
तभी टेस की नजर सामने दीवार पर पड़ी, जहां खून से सने हुए हाथ का निशान बना था। ये खौफनाक नजारा देखकर टेस भागते हुए वहां से निकलकर सीधा सीधा उस बेसमेंट को रोशनी देने वाली विंडो के पास पहुंचती है, जहां उसने घर के बाहर मार्टिन को देखा। मार्टिन को देखते ही टेस चिल्लाती हुई उसे आवाज देने लगी। लकीली मार्टिन ने भी उसे देख लिया और वो टेसिस के पास आया, जहां उसने देखा कि टेसिस बेसमेंट के अंदर फंसी हुई है। तब मार्टिन जल्दी से जाकर घर के अंदर से बेसमेंट का दरवाजा खोल लेता है और टेस को वहां से बाहर निकाल लेता है। अब टेस बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो अपना सामान पैक करके इस घर को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन मार्टिन उसे जाने से रोक देता है और उसे पूछता है कि हुआ क्या है। तब टेस उसे नीचे बेसमेंट में बने सीक्रेट रूम और बेड और कैमरा के बारे में बताती है, पर टेस को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर भी मार्टिन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो टेस से कहता है कि मैं पहले खुद नीचे बेसमेंट में जाऊंगा और वहां सब कुछ देखूंगा। अगर वहां सच में कोई खतरा हुआ तो हम तभी यहां से निकल जाएंगे। बस तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, क्योंकि अगर हम दोनों वहां चले गए और फिर से बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया तो हम दोनों वहीं पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इतना कहकर वो सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगा और टेस ऊपर दरवाजे के पास खड़ी होकर डर के मारे अपनी उंगलियां चबाने लगी। अब कुछ मिनट बीत जाते हैं लेकिन मार्टिन का कोई अता पता नहीं होता। लेकिन तभी अचानक नीचे अंधेरे से मार्टिन की एक दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई देती है। ये सुनकर टेस डर के मारे घर से बाहर भाग सकती थी, लेकिन वो एक अच्छे दिल की इंसान थी, इसलिए वो मार्टिन को इस हाल में अकेले नहीं छोड़ सकती थी। वो अपनी सारी हिम्मत बटोरती है और एक बार फिर उस अंधेरे बेसमेंट के अंदर कदम रखती है। लेकिन बेसमेंट के अंदर जाने से पहले उसने दरवाजे के पास एक कुर्सी अड़ा दी थी, ताकि अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद न हो जाए। इसके बाद वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मार्टिन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मार्टिन कहीं भी नजर नहीं आता। वो उस कमरे तक भी पहुंचती है जहां बेड और कैमरा रखा हुआ था, मगर वहां भी मार्टिन नहीं था। तभी उसे नीचे की तरफ जाती हुई कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उन सीढ़ियों से होते हुए वो जैसे जैसे उस सुरंगनुमा गलियारे की गहराई में उतरती है, वहां की हवा और ज्यादा ठंडी और बदबूदार होती जाती है। तब अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे जमीन पर कोई रेंगता हुआ दिखाई देता है। असल में वो कोई और नहीं बल्कि मार्टिन था, जो बहुत डरा हुआ दिख रहा था। मार्टिन की भयानक हालत देखकर टेस के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। तभी मार्टिन जमीन पर रेंगते हुए उसके करीब आता है और कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाता है कि टेस, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ नीचे कोई बहुत खतरनाक इंसान मौजूद है। इससे पहले कि मार्टिन अपनी बात पूरी कर पाता, उस अंधेरी सुरंग के सबसे काले कोने से एक खौफनाक परछाई उभरती है और पलक झपकते ही वो मार्टिन को जकड़ लेती है। वो उसका सिर पूरी ताकत से कंक्रीट की दीवार पर दे मारती है, जिससे मार्टिन का बेजान जिस्म फर्श पर ढह जाता है। अब दहशत के मारे टेस ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद किया ताकि चीख बाहर ना आए और उल्टे पैर पीछे भागने लगी, लेकिन उस क्रीचर ने उसे भी दबोच लिया। तभी सीन पूरी तरह से बदल जाता है और हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम इस घर के मालिक को देखते हैं, जिसका नाम एजे है। असल में एजे पेशे से एक टीवी एक्टर है, लेकिन इन दिनों उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि उसकी को स्टार ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से एजे का करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते वो अपने सारे पैसे गंवा चुका है। अब उसके पास बारबरी स्ट्रीट के इस आखिरी मकान के अलावा और कुछ नहीं बचा और मजबूरी में वो इसे भी बेच देना चाहता था। इसी सोच के साथ वो इस सुनसान घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अंदर का माहौल कुछ अजीब सा लगता है। घर में सामान इस तरह बिखरा पड़ा था मानो कोई जल्दबाजी में यहाँ से भागा हो। एजे को लगता है कि ये पिछले किराएदारों की लापरवाही है, जो अपना सामान यहीं छोड़ गए। इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज करता है और जेब से मेजरिंग टेप निकालकर पूरे घर का साइज नापने लगता है, ताकि रियल एस्टेट एजेंट को सही स्क्वायर फुटेज देकर वो इस मकान की मोटी रकम वसूल सके। अब लिविंग रूम, बेडरूम और किचन नापते नापते अचानक उसकी पैनी नजर बेसमेंट के पुराने दरवाजे पर टिक जाती है। इस घर के भयानक अतीत से पूरी तरह बेखबर एजे बिना किसी डर के बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और नीचे फैले घने अंधेरे की ओर कदम बढ़ा देता है। वहां वो मेजरिंग टेप से बेसमेंट का साइज नाप ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक अजीबोगरीब दीवार पर पड़ती है, जहां एक गुप्त हुक लटका हुआ था। एजे उत्सुकतावश उस हुक को पकड़कर खींचता है, जिससे एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वो सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। सामने वही अंधेरी डरावनी सुरंग और गलियारा था, लेकिन एजे डरने के बजाय खुश हो जाता है। उसके शातिर दिमाग में तुरंत पैसों का हिसाब किताब चलने लगता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि अगर वो इस सीक्रेट स्पेस का साइज भी घर के कुल स्क्वायर फुटेज में जोड़ दे तो इस प्रॉपर्टी की कीमत दोगुनी हो जाएगी। यही सोचकर वो तुरंत अपने फोन की टॉर्च जलाता है और उस सीक्रेट गलियारे का साइज नापने के लिए उसके अंदर बढ़ जाता है। एजे उस सीक्रेट कमरे के अंदर पहुंचता है। वहां का गंदा गद्दा, पुराना ट्राइपॉड और वीडियो कैमरा देखकर भी इस लालची इंसान का दिमाग खतरे को नहीं भांप पाता। वो बस दीवारों को नापने में व्यस्त रहता है। तभी उसे उस कमरे के आगे
जमीन के और नीचे जाने वाला एक दूसरा गहरा और संकरा रास्ता दिखाई देता है। लेकिन एजे उस खतरे से बिल्कुल बेखबर पूरी तरह से लालच में अंधा हो जाता है और उस गहरे रास्ते के अंदर भी उतरने लगता है। वहां भी वो इंची टेप से पूरी जगह को नाप रहा होता है। नापते नापते वो एक ऐसे कमरे तक जा पहुंचता है जहां टीवी पर एक शो चल रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराती है। एजे ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से कोई इंची टेप खींच लेता है। ये देखकर एजे घबरा जाता है और जिस तरफ से इंची टेप खींची गई थी वो उसी तरफ टॉर्च की रोशनी करता है। तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही देर बाद वही लंबी अजीब सी दिखने वाली औरत उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसे देखकर वो डर के मारे वहां से भागने लगता है और भागते भागते अचानक एक गड्ढे में जा गिरता है। उसके गड्ढे में गिरते ही वो औरत ऊपर से जाली बंद कर देती है, जिससे एजे वहीं कैद होकर रह जाता है। अब एजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है और तभी उसके सामने एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टेस थी, जो पिछले 2 हफ्तों से इसी गड्ढे में फंसी हुई थी। एजे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब टेस उसे संभालती है और कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करना, वरना वो लेडी गुस्सा हो जाएगी। वो बोलती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जैसा वो कहे वैसा ही करो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। तभी वही लेडी वहां आती है और ऊपर से दूध की बोतल टेस की तरफ बढ़ाती है। टेस भी बिना सोचे समझे एक छोटी बच्ची की तरह उस बोतल से दूध पीने लगती है। इसके बाद वो लेडी दूध की बोतल एजे की तरफ बढ़ाती है, लेकिन एजे दूध पीने से इनकार कर देता है। तब टेस एजे को बताती है कि ये लेडी बस ये चाहती है कि हम उसके बच्चे जैसा बर्ताव करें, लेकिन एजे फिर भी दूध पीने से मना कर देता है। ये देखकर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और नीचे गड्ढे में उतर आती है। वो पहले तो टेस को एक अच्छे बच्चे की तरह गले से लगाकर प्यार करती है और फिर गुस्से से एजे की तरफ देखती है। इसके बाद वो एजे को घसीटकर अपने साथ ले जाती है। वो एजे को उसी कमरे में ले आती है जहां टीवी पर वो प्रोग्राम चल रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराती है। ये देखकर वो लेडी भी उसी तरह एजे को जबरदस्ती ब्रेस्ट फीडिंग करवाने लगती है। दूसरी तरफ जब वो लेडी एजे को घसीटकर यहाँ ला रही थी तब वो गड्ढे का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टेस उस गड्ढे से बाहर निकल आती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर जमीन पर पड़ी इंची टेप से टकरा जाता है, जिसकी आवाज वो लेडी सुन लेती है। वो समझ जाती है कि टेस यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो लेडी एजे को वहीं छोड़कर टेस का पीछा करने लगती है। टेस भी तेजी से दौड़ते हुए बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ देती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान वो लेडी टेस के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो लेडी टेस को पकड़ पाती तभी बाहर से एक आदमी आकर टेस को खींचकर बाहर निकाल लेता है। असल में ये आदमी इसी बारबरी स्ट्रीट का रहने वाला था, जो इस सुनसान इलाके के सच से वाकिफ था। जब टेस उस आदमी को अंदर मौजूद उस भयानक औरत के बारे में बताती है तो वो कहता है कि मैं उस औरत के बारे में सब कुछ जानता हूँ और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना वो औरत सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अपने पास कैद रख लेगी। मगर टेस उससे कहती है कि अंदर कोई और भी फंसा हुआ है और हमें उसे बचाना होगा। इस पर वो आदमी कहता है कि शुक्र करो कि तुम्हारी खुद की जान बच गई। मेरी मानो तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रात होते ही वो लेडी तुम्हें ढूंढती हुई बाहर निकलेगी। अगर तुम इस इलाके के आसपास भी रही तो वो तुम्हें किसी भी तरह पकड़ लेगी और फिर हमेशा के लिए कैद कर देगी। ये सब कहकर वह वहां से चला जाता है। अब टेस वहां से जाना तो चाहती थी, लेकिन वो एक अच्छे दिल की औरत थी और एजे को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। इसी सोच के साथ वो अकेले ही किसी और मदद की तलाश में आगे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जब वो औरत टेस के पीछे भाग रही थी तब एजे को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी उसे उस औरत के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एजे बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वो उस लेडी से छिपने के लिए सुरंग के और अंदर जाने लगता है और वह लेडी भी एजे का पीछा करने लगती है। एजे आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां रास्ता खत्म हो गया था। अब एजे बुरी तरह फंस चुका था और वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। एजे को लग रहा था कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन फिर न जाने क्यों वो लेडी आगे आने से डरने लगती है और एजे को वहीं छोड़कर चुपचाप वापस चली जाती है। ये देखकर एजे को लगने लगा कि जरूर इस कमरे में कुछ ऐसा है जिससे वो लेडी भी डरती है। अपनी इसी उत्सुकता के चलते वो उस कमरे के अंदर कदम रखता है, जहां वो देखता है कि कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कमरे के एक कोने में एक पुराना टीवी भी चल रहा था। एजे अभी कमरे की तलाशी ले ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। खौफ के मारे एजे जैसे ही पीछे मुड़कर अपने फोन की टॉर्च चमकाता है तो बिस्तर पर उसे एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो बूढ़ा बहुत बीमार लग रहा था। वो न तो अपने दम पर उठने की हालत में था और न ही ठीक से बोल पा रहा था। एजे को लग रहा था कि इस लाचार बूढ़े को भी शायद उस भयानक लेडी ने यहाँ कैद करके रखा है, इसलिए वो इंसानियत के नाते उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो बूढ़ा आदमी एजे को सामने रखे एक ड्रॉर की ओर इशारा करता है। ये देखकर एजे उस ड्रॉर को खोलकर उसके पास रख देता है और फिर से पूरे कमरे की तलाशी लेने लगता है, क्योंकि वो हर हाल में ये जानना चाहता था कि इस कमरे में ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो मॉन्स्टर लेडी भी यहाँ आने से डर रही थी।
तभी अचानक उसकी नजर कुछ पुरानी वीडियो टेप्स पर पड़ती है, जिनमें से हर टेप पर किसी न किसी महिला का नाम लिखा हुआ था। एजे उत्सुकतावश उनमें से एक टेप को प्लेयर में चला देता है और अगले ही पल स्क्रीन पर जो कुछ दिखता है उसे देखकर एजे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में यही बूढ़ा आदमी जवानी के दिनों में एक दरिंदे की तरह बेकसूर औरतों पर जुल्म ढाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये घिनौना और खौफनाक सच देखकर एजे जैसे ही नफरत से उस बूढ़े की तरफ मुड़ता है, वो देखता है कि वो बूढ़ा ड्रॉअर से एक गन निकाल रहा है। एजे को लगता है कि अब उसका अंत नजदीक है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एजे पर गोली चलाने के बजाय बंदूक की नली खुद पर तान लेता है और पलक झपकते ही खुद को गोली मार लेता है। दूसरी तरफ टेस किसी तरह पुलिस ऑफिसर्स को मनाकर उस सुनसान घर के बाहर ले आती है। टेस घबराए हुए लहजे में पुलिस वालों को पूरी बात समझाती है कि इस घर के नीचे एक खौफनाक सुरंग है, लेकिन पुलिस वालों को टेसिस की एक भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उन्हें लगता है कि वो किसी नशे की हालत में मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है। इसलिए पुलिस वाले टेसिस की बात को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। ये देखकर टेसिस और ज्यादा लाचार और परेशान हो जाती है। अब वो समझ चुकी थी कि एजे को उस कालकोठरी से जिंदा बाहर निकालने के लिए उसे खुद ही मौत के कुएं में उतरना पड़ेगा। तभी रात होने लगती है, इसलिए टेस समझदारी से काम लेते हुए अपनी कार के अंदर जाकर छिप जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रात होते ही वो लेडी उसे ढूंढने बाहर जरूर निकलेगी। और होता भी ऐसा ही है। अंधेरा पसरते ही वो खौफनाक लेडी टेसिस की तलाश में घर से बाहर कदम रखती है। इससे पहले कि वो लेडी टेसिस को कार के अंदर देख पाती, टेसिस फौरन कार स्टार्ट करती है और पूरी रफ्तार से गाड़ी सीधे उस लेडी के ऊपर चढ़ा देती है, जिससे वो लेडी गाड़ी और दीवार के बीच बुरी तरह फंसकर बेहोश हो जाती है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर टेस वापस बेसमेंट के अंधेरे रास्ते में दौड़ पड़ती है। वहीं अंदर एजे भी उस मृत बूढ़े आदमी की बंदूक उठाकर अपने पास रख लेता है। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद टेसिस ढूंढते ढूंढते एजे तक पहुंच जाती है और उसे साथ लेकर घर से बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वे दोनों बाहर आते हैं, टेसिस देखती है कि वो लेडी उस जगह पर नहीं थी जहां कार की टक्कर के बाद वो बेहोश पड़ी थी। अब दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और वे जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। कुछ दूर आगे भागने के बाद उन्हें रास्ते में वही अनजान पड़ोसी मिल जाता है, जो चुपचाप इशारे से उन्हें अपने पास बुलाता है। वो आदमी उन दोनों को एक बड़े वाटर टैंक के पास ले आता है और हाँफते हुए कहता है कि इस जगह वो लेडी कभी नहीं आएगी। तब एजे उस आदमी का कॉलर पकड़कर पूछता है कि वो भला कौन है और मेरे घर के नीचे क्या कर रही है। तब वो आदमी इस खौफनाक घर का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि वो लेडी पिछले 40 सालों से इसी घर में रह रही है और ये प्रॉपर्टी असल में उसके डैड की थी। ये सुनकर एजे चिल्लाता है कि ये बकवास है और वो घर मेरा है, जिस पर वो आदमी ठंडी सांस लेकर कहता है कि कागजात के मुताबिक ये घर तुम्हारा ही है, जो तुमने इसे कुछ साल पहले खरीदा होगा। लेकिन इस नर्क का पहला मालिक फ्रैंक नाम का एक हैवान था। वो आदमी आगे बताता है कि फ्रैंक एक बेहद क्रूर और साइकोपैथ इंसान था। वो भोली भाली औरतों को अगवा करके इस घर के बेसमेंट में चेन से बांध दिया करता था और फिर उनके साथ दरिंदगी करके उनसे बच्चे पैदा करता था। अगर लड़का पैदा होता तो वो पैदा होते ही उसे मार डालता था, और अगर लड़की होती तो वो उसे भी उसी अंधेरी कैद में बड़ा करता था और फिर जवान होने पर अपनी ही बेटी के साथ भी वही घिनौना काम करता था। फ्रैंक के इस महापाप की वजह से उसकी ज्यादातर औलादें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर पैदा होती थीं, जिसके कारण उसकी कई बेटियां बचपन में ही मर गईं। लेकिन उन्हीं में से एक ये लेडी आज भी जिंदा है, जो फ्रैंक के घिनौने गुनाहों का एक जीता जागता और भयानक नतीजा है। वो आदमी उन्हें समझाता है कि 40 सालों तक सूरज की एक किरण भी न देखने के कारण अब वो लेडी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वो सिर्फ रात के घने अंधेरे में बाहर निकलती है। वो उन दोनों को ढांढस बंधाते हुए कहता है कि उस लेडी से तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, वो बस मानसिक रूप से एक बच्ची जैसी है और तुम दोनों को अपनी औलाद समझती है, इसीलिए वो तुम्हें मारेगी नहीं, बल्कि एक माँ की तरह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखेगी। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि तभी अचानक पीछे की कंक्रीट की दीवार को चकनाचूर करती हुई वो भयानक लेडी उनके सामने प्रकट हो जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो उस अनजान पड़ोसी की गर्दन को अपने फौलादी हाथों से दबोच लेती है और एक ही झटके में बड़ी बेरहमी से उसकी जीवन लीला समाप्त कर देती है। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर स्वार्थी एजे डर के मारे टेस को वहीं मौत के मुंह में अकेला छोड़ देता है और आगे भाग खड़ा होता है। टेस एजे की इस गद्दारी से दंग रह जाती है, लेकिन पीछे मौत खड़ी थी, इसलिए वो भी जान बचाने के लिए एजे के पीछे पीछे वाटर टैंक की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है। टंकी पर पहुंचकर टेस इस गुस्से और रोते हुए एजे पर चिल्लाने लगती है कि उसने उसे उस मॉन्स्टर के सामने अकेले कैसे छोड़ दिया। लेकिन एजे के सिर पर सिर्फ अपनी जान बचाने का भूत सवार था। वो घबराहट में नीचे झांक रहा था कि कहीं वो लेडी ऊपर तो नहीं आ रही, और उसका ये डर हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि वो लेडी सचमुच बड़ी तेजी से उस टंकी के ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देती है। अब एजे के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो हड़बड़ाहट में फ्रैंक की उस गन से लेडी पर निशाना साधने की कोशिश करता है, लेकिन खौफ के मारे उसके हाथ इस कदर कांप रहे होते हैं कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है और बंदूक उसके हाथ से छूटकर सीधे नीचे खाई में गिर जाती है।
फिर कुछ ही पलों में वो भयानक लेडी भी टंकी के ऊपर पहुंच जाती है। अब एजे अच्छी तरह समझ चुका था कि ये लेडी उसे और टेस को अपना बच्चा समझती है, इसलिए वो उस लेडी की ममता का एक बेहद घिनौना फायदा उठाने की साजिश रचता है। वो अचानक टेस को पकड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है। चूंकि वो लेडी टेसिस को अपनी बेटी मानती थी, इसलिए वो टेसिस को बचाने के लिए बिना एक पल सोचे खुद भी हवा में छलांग लगा देती है। इसके बाद जब एजे कांपती आंखों से नीचे झांकता है तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो लेडी टेस को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना हवा में ही उसे अपनी गोद में समेट लेती है, ताकि नीचे गिरते वक्त टेस को कोई चोट ना आए। इसके बाद एजे भागते हुए नीचे आता है और देखता है कि दोनों जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हैं। एजे को लगता है कि दोनों का काम तमाम हो चुका है, लेकिन तभी किस्मत से टेसिस को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलती है। टेसिस को जिंदा देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए एजे फौरन झूठे बहाने बनाने लगता है और बड़े शातिर अंदाज में रोने का नाटक करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि वो लेडी ऐसा ही करेगी, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर नीचे फेंका था ताकि वो तुम्हें बचाने के लिए नीचे कूदे और खुद इस चक्कर में मारी जाए। लेकिन टेस को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि एजे चाहे जितना भी अच्छा बनने का ढोंग करे, वो अंदर से एक बेहद घटिया और मतलबी इंसान है जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। लेकिन तभी अचानक वह घायल लेडी खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से अंगारा हो रही थीं, क्योंकि एजे ने उसकी चहेती बेटी को मारने की कोशिश की थी। इससे पहले कि एजे घुटनों पर आकर रहम की भीख मांग पाता, वो लेडी चीखते हुए आगे बढ़ती है और उसका गला दबोच लेती है। वो तड़पते हुए एजे की दोनों आंखें फोड़ देती हैं और फिर पूरी ताकत से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। एजे का खात्मा करने के बाद वो लेडी एक बेबस माँ की तरह टेस की तरफ दुख और ममता भरी नजरों से देखती है, लेकिन टेस अब भी उसके इस डरावने रूप को देखकर अंदर से कांप रही थी। टेस की आंखों में अपने लिए वही पुराना खौफ देखकर वो लेडी टूट जाती है। वो समझ जाती है कि वो इस इंसानी दुनिया के बीच कभी नहीं रह सकती, इसलिए वो रोते हुए टेस से कहती है कि वो उसे गोली मार दे। ये सुनकर टेस का दिल पसीज जाता है। वो उसे मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस लेडी ने अपनी जान देकर उसकी रक्षा की थी, लेकिन वो औरत खुद इस नरकीय जीवन से मुक्ति चाहती थी। इसलिए टेस भारी मन और रोती आंखों से जमीन पर पड़ी गन उठाती है और एक जोरदार धमाके के साथ उस लेडी को इस भयानक जिंदगी से आजाद कर देती है। और इसी दर्दनाक अंत के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही मजेदार और अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।